हेलो, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाहती है। कंपनी का नाम है एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज। एच डी एफ सी कंपनी की एक सब्सिडरी है। एंड ये कंपनी का जो आईपीओ है वो 25 से 27 जून के बीच में खुलने वाला है और 740 का इन्होंने प्राइस सेट किया है। और यहाँ पर काफ़ी भाइयों को काफ़ी नुकसान हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं इसकी क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज अनलिस्टेड मार्केट में इसी कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा था वो 1250 के आसपास में चल रहा था। तो जो भी भाई लोगों ने अनलिस्टेड मार्केट में पिछले 1.5 साल में अगर इस कंपनी का शेयर खरीदा है अनलिस्टेड मार्केट से, तो उनको ठीक ठाक यहाँ पर नुकसान देखने को मिल रहा है इस वक्त। यूजुअली क्या अनलिस्टेड मार्केट से तभी लोग शेयर प्राइस जो शेयर्स होते हैं उनके खरीदते हैं शेयर्स, ताकि जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो आईपीओ तो अच्छी कमाई उनको देखने को मिले। बट ऐसा यूजुअली काफ़ी सारे जो आईपीओ अभी आए हैं जिनको पहले अनलिस्टेड मार्केट में थे, तो उनको काफ़ी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। तो मेरी राय यूजुअली यही रहती है कि अगर आप अनलिस्टेड मार्केट से खरीद रहे हो तो आपके पास में एक तो जो इन्फॉर्मेशन होती है कंपनी का उसका काफ़ी अभाव होता है। इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं होती जिसकी वजह से आप हाई प्राइसेस पे कर देते हो। अनलिस्टेड मार्केट में अगर खरीदना भी है तो अच्छे से गाइडेंस लेके एक बार उसके बाद में ही खरीदें और सही सोर्सेज से खरीदें। कई बार मैंने वैसे चीज़ें भी देखी कि आप जिन भी सर्विस प्रोवाइडर से अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हो वहाँ पर आप पेमेंट भी कर देते हो सामने वाली पार्टी को, फिर भी शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं आते। तो ये फ्रॉड्स भी चल रहे हैं आजकल मार्केट में। सो अच्छे से बच के रहें एंड आई होप यू यू डोंट फॉल फॉर द स्कैम्स। नेक्स्ट अब चलते हैं। तो कंपनी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो टोटल कमाई जो कंपनी उठाना चाह रही है पैसे आईपीओ के थ्रू, तो यहाँ पे 12,500 करोड़ रुपए उठाना चाहिए, जिसमें से 2,500 करोड़ तो कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी का जो प्रमोटर है, कंपनी का प्रमोटर कौन है? एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक के पास में जा रहे हैं 10,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर है उसका 94% मालिकाना हक था और 74% आफ्टर दी आईपीओ रह जाने। दैट मीन्स एच डी एफ सी बैंक भी उतने ही शेयर्स इस कंपनी के दे रही जितनी सेबी द्वारा मैंडेटरी हैं। अब यहाँ पर ये कंपनी करती क्या है, तो अपनी जो कंपनी है ये लोन देने का काम करती है। हर टाइप के जो लोन ये प्रोवाइड करते हैं, जैसे कम बिजनेस लोन हो गया, चाहे फिर एसेट लोन हो गए, चाहे फिर इंडिविजुअल लोन्स हो गए, चाहे पर्सनल लोन्स हो गए, सब टाइप का लोन ये कंपनी देती है। नेक्स्ट अब यहाँ देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू लगाई गई वो 61,000 करोड़ रुपए लगाई गई है। तो इस वीडियो के थ्रू हमें यही समझना है कि ये जो वैल्यू है ये सही लगाई गई है, अच्छी लगाई गई है, कुछ क्रीम यहाँ पर छोड़ी है हमारे लिए लिस्टिंग गेन के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है इस वीडियो के थ्रू। अब यहाँ पे जितना भी कंपनी यूजुअली इस टाइप की जो एनबीएफसी जो कंपनियाँ होती हैं ये अगर पैसा उठाती है तो वो यूजुअली कैपिटल बेस के लिए यूज़ की जाती है, जो कि आरबीआई गाइडलाइंस होती हैं उनको मीट करने के लिए कैपिटल बेस इनको रखना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोन बांट पाएँ। तो ये सारा का सारा पैसा कैपिटल बेस में लगाने वाली है। दैट्स वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम आरएचपी को समझ लेते हैं। कंपनी ने जो आरएचपी जारी की उसमें क्या क्या बोला हुआ है, राइट। एंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड। एंड कंपनी के ऊपर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊंगा कि एचडीएफसी बैंक ने आज के दिन टोटल लगभग 8 लाख केसेस कर रखे हैं। अब ऑफ कोर्स बात है एचडीएफसी बैंक की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस एचडीबी की बात नहीं कर रहा हूँ। एचडीएफसी बैंक ने 8 लाख केसेस कर रखे हैं। ऑफ कोर्स जनता पे ही कर रखे होंगे और एचडीएफसी बैंक के ऊपर में भी केसेस होंगे वो 364 ही। दैट मीन्स कि एचडीएफसी बैंक की सर्विसेज अगर कोई दुखी है तो उसने भी कहीं ना कहीं केस किया होगा। तो उस वो जो टोटल केसेज हैं वो 364 हैं, बस एचडीएफसी बैंक ने जो केस कर रखे हैं लोगों पे वो 8 लाख के आसपास में। भाई साहब कितनी बड़ी टीम चाहिए होगी लीगल वाली, कमाल है। नेक्स्ट अब उसमें जो पैसा अटका हुआ एचडीएफसी बैंक जो डिमांड कर रही है उन केसेस के थ्रू वो 18,000 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है और जो एचडीएफसी 364 जो केसेस हो रखे हैं उनमें ही पूरी डिमांड 9,000 करोड़ की है। नेक्स्ट अब देखने को मिल रहा है कि इट्स ओके, वी हैव सीन दिस नाउ। अब कंपनी की जो शुरुआत है एचडीएफसी फाइनेंशियल्स, इसकी 2007 में शुरुआत हो चुकी थी इस पर्टिकुलर कंपनी की। एंड एचडीएफसी बैंक ने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद में ये इन्होंने ब्रांचेज कौन कौन सी जो सर्विसेज हैं इन्होंने स्टार्ट की थी, कब शुरू की, कौन कितना काउंट कब पहुंचा, ये पूरा यहाँ पर माइलस्टोन्स जो इन्होंने कंपनी ने सेट किए थे वो अचीव कब कब किए, इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं। कंपनी की कोई सब्सिडरी वगैरह नहीं है आज के दिन। ऑफ कोर्स ही बात है, कंपनी का एचडीएफसी बैंक होल्डिंग कंपनी है। प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करते हैं तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ऑफ कोर्स जो जैसे एनबी बैंकिंग वगैरह रखती हैं तो सब कुछ लीज पर ही है। एंड यहाँ पर कंपनी में आज के दिन 60,000 लोग काम करते हैं। एचडीबी की यहाँ पे बात हो रही है, एचडीएफसी बैंक की बात नहीं हो रही है, एचडीबी फाइनेंशियल्स की। तो यहाँ पर कंपनी ने 61-62 करोड़ रुपये 60,000 करोड़ रुपये के आसपास की खुद की वैल्यू लगाई है और 60,000 लोग ही उसमें काम कर रहे हैं। तो हर एक एम्प्लॉय के भत्ते में 1 करोड़ रुपये आता है, 1 करोड़ रुपये का एक एम्प्लॉय। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो लोन्स वगैरह बांटती है तो वो लोन्स
तो कहीं से पैसा तो उठा के आगे बांटती होगी कस्टमर्स को, तो वो लोन्स कहाँ से उठाती है? तो सिक्योर्ड एनसीडीज जो कंपनी ने जारी करें, सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी ने एनसीडी से, मतलब जनता से पैसा उठा रखा है और जनता को ही देती है, तो एनसीडी से पैसा उठा रखा। दूसरा, टर्म लोन्स कंपनी ने ले रखे हैं, दूसरी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से लोन ले रखे हैं, टर्म्स लोन वगैरह, और कमर्शियल पेपर्स भी कंपनी ने जारी कर रखे हैं। तो मेनली जो कंपनी ने पैसा उठा रखा है वो जनता से उठा के जनता को ही पैसा देती है, तो बीच में मार्जिन कमाती है। बेसिक रीज़न है यहाँ पर कंपनी जितना भी पैसा जो बांट रही है वो एंटरप्राइजेज लेंडिंग सबसे ज़्यादा जो है एंटरप्राइज लेंडिंग में, मतलब बिजनेसेस को लोन बांट रही है। दूसरा, एसेट फाइनेंसिंग में भी अच्छा खासा है, जैसे कि किसी को गाड़ी के लिए लोन दे दिया, किसी दूसरी चीज़ के लिए लोन दे दिया, एसेट के लिए लोन दे दिया, तो वो भी कंपनी अच्छा खासा बांटती है, होम लोन दे दिया एंड ऑल दैट, मतलब एसेट के बदले कुछ लोन दिया। कंज्यूमर फाइनेंस भी है, जैसे पर्सनल लोन वगैरह, वो भी कंपनी ने 22% के आसपास में बांट रही है। सो हर एस्पेक्ट के अंदर में कंपनी जो है वो लोन, अच्छी खासी लोन बुक इनके पास में है आज के दिन। दूसरी चीज़, कंपनी यहाँ पर जो कलेक्शन लेती है, जो पैसा वापस लेती है, वो कैश की फॉर्म में तो इतना ले रही है, और जो बैंकिंग चैनल्स हैं उनके थ्रू ईएमआई जैसे हम लोग पे करते हैं, तो वो मेनली जो है वहीं से लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो जो प्रेजेंस है आज के दिन, वो इंडिया के हर कोने के अंदर प्रेजेंस है। यहाँ पे नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो है वो नॉर्थ के अंदर में है, जो कि ऊपर वाला जो जोन है इंडिया का, वही दिल्ली, यूपी, राजस्थान वगैरह, वो सब दिल्ली, यूपी वगैरह मेनली वो ऊपर वाला, तो उस जोन से सबसे ज़्यादा कंपनी का जो है आज के दिन जियोग्राफीज़ में बटी हुई है। यहाँ पर देख रहे हो, ये यहाँ पर इनकी सारी ब्रांचेज हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन सा कंपनी जो लोन बांटती है, किस तरीके से बांटती है, कैसा बांटती है, तो उसको जैसे मैंने बताया कौन कौन से लोन वगैरह वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। नेक्स्ट यहाँ पर देखना, कंपनी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है आज के दिन, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कंपनी के ग्रोस एनपीएज किसके बराबर हैं, तो ग्रोस एनपीएज कंपनी के मेंटेन्ड है। यूजुअली मैं नेट एनपीए की बात नहीं करता हूँ, मैं ग्रोस एनपीए की बात करता हूँ, बिकॉज द ग्रोस एनपीए इज फिर जो वही होता है जो कि आपको नुकसान बैंक को होने वाला होता है। एंड नेट एनपीए मतलब जो कंपनी ने पहले से सेट असाइड किया हुआ है, इतना पैसे का हमें नुकसान हो सकता है, उससे भी ऊपर अगर पैसा चला जाए नुकसान का, या फिर खतरा मंडराने लगे उस पैसे पे, तो उसको हम नेट एनपीए बोलते हैं। तो इनका ग्रोस एनपीए भी अंडर कंट्रोल है। बाकी जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, उनके ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा कंपनी के बारे में हम लोग, इसमें पूरा पैसा कितना है आज के दिन अगर बैलेंस शीट में देखा जाए, तो लगभग 10-11 लाख करोड़ रुपए इस पूरी बैंक, मतलब कंपनी के अंदर में लगे हैं। ये बैंक नहीं है, एनबीएफसी है, एंड यहाँ पर 10 लाख करोड़ इसमें लगे हैं, जिसमें से जो उधारी का जो पैसा है कंपनी के पास, बिकॉज उधार पे लेके तो उधार पे देती है, तो खुद का जो कैपिटल बेस है कंपनी का वो काफ़ी कम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये है कंपनी का खुद का कैपिटल बेस, वेयर इट इज़ इक्विटी ओवर हियर। तो 15,000 करोड़ रुपए का ही कंपनी का खुद, 15-16 हज़ार करोड़ का कंपनी का खुद का कैपिटल बेस है। उसके अलावा जितना भी पैसा कंपनी के पास है वो सारा उधारी का ही है। अब यूजुअली बैंक ने कहाँ पैसा दे रखा है, अब एनबीएफसी है, लोन बांटती है तो लोन में दे रखा होगा, तो 10 लाख 11 10.5 लाख करोड़ के आसपास में लोन पे पैसा दे रखा है। बाकी जो ये दूसरे एसेट क्लासेस हैं इनमें भी पैसा इनका पड़ा हुआ है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं, मेन इस कंपनी की वैल्यू निकल के आएगी कंपैरिजन में, राइट। तो यहाँ पर तो सब कुछ ठीक है, हमने जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो देख ली। अब मेन कंपैरिजन में अगर हम लोग देखते हैं तो बजाज फाइनेंस इनके मेन कॉम्पिटिटर में सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। दूसरा कॉम्पिटिटर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज़ सुंदरम फाइनेंस, ये भी अच्छा कॉम्पिटिटर है। तीसरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज अराउंड एल&टी फाइनेंस, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है थर्ड, नेक्स्ट वन इज श्रीराम फाइनेंस। अब यहाँ पे एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग, जो समझने वाली चीज़ है कि कंपनी का अगर हम लोग रेवेन्यू मॉडल को यहाँ पर समझते हैं, तो कंपनी ने 16,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पिछले साल किया है, राइट, 2025 में। अब यहाँ पे जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट में, अगर उनका हम लोग पूरे साल का अगर यहाँ पर रेवेन्यू देखते हैं, तो बजाज फाइनेंस ने 70,000 करोड़ का रेवेन्यू किया, सुंदरम फाइनेंस ने यहाँ पर लगभग 8,000 करोड़ का रेवेन्यू किया है, और यहाँ पर एल&टी फाइनेंस ने लगभग 15,000 करोड़ का किया। तो एल&टी फाइनेंस के आसपास में इन्होंने अपना जो है रेवेन्यू किया है। दूसरा अगर हम लोग श्रीराम फाइनेंस को देखते हैं, तो इसने भी जो है रेवेन्यू जो है पूरा 41,000 करोड़ का किया है। अब जो मेन खेल यहाँ पर नज़र आ रहा है वो है फाइनेंसिंग मार्जिन, मतलब कंपनी फाइनेंसिंग मार्जिन कितने कमा ले पा रही है। दैट मीन्स कि कंपनी ने लोन पे पैसा लिया, लोन पे पैसा दिया, तो जो इंटरेस्ट आया उस इंटरेस्ट में से खुद का मार्जिन रखा, और बाकी जो इंटरेस्ट है जनता को वापस दे दिया, तो बीच में मार्जिन कितना कमाया। इसके अलावा मार्जिन के साथ में कंपनी के और एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे ब्रांचेज मेंटेन करना, एम्प्लॉयज़ को पेमेंट करना, वो खर्चे भी, तो उसको निकालने के बाद में फाइनेंसिंग जो प्रॉफिट है वो कितना बचा, वो यहाँ पर है। तो ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जो कि अपने आईपीओ लेके आ रही है, एचडीबी फाइनेंशियल्स, ये लगभग 20% के आसपास में जो है वो मार्जिन कमा ले पा रही है, 20%, 20%।
अगर हम लोग देखते हैं L&T फाइनेंस के, तो ये भी लगभग 20% के आसपास में ही कमा ले पा रही है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 60%, बट इसमें से इसने इंटरेस्ट को अभी माइनस करना है, राइट। तो आप लोग 16,000 करोड़ में से अभी ये तो 6,300 तो माइनस कर ही दिया, इसमें से 6,000 और करो, उसके बाद में आप परसेंटेज निकालोगे, जितना पीछे बचेगा तो वो लगभग 20% के आसपास में ही निकल के आएगा। तो 20%, और इनका जो ये रेवेन्यू है ये भी समान सा ही है। दूसरी जो बैंकिंग जो NBFCs हैं जो कि, राइट, तो उनका जो फाइनेंसिंग मार्जिन 28%, इसका जो है लगभग 31%, इनका क्या है, इनका 33%। तो ये जो पर्टिकुलर जिस बजाज फाइनेंस का तो फाइनेंसिंग मार्जिन जो है सबसे ज़्यादा है, इसीलिए अगर आप लोग देखते हो तो कंपनी का जो पी है वो भी सबसे ज़्यादा है। एक तो पी सबसे ज़्यादा, इसीलिए फाइनेंसिंग मार्जिन सबसे ज़्यादा, इसीलिए जिस कंपनी का फाइनेंसिंग मार्जिन कम है उसका जो पी है वो भी कम होता है। और क्योंकि मार्केट उसको उतनी ही पी देता है, बिकॉज कमाई उसकी उतनी हो रही है, और ग्रोथ भी मायने रखता है, तो बजाज फाइनेंसिंग की ग्रोथ भी सबसे ज़्यादा आज के दिन देखने को मिल रही है। तो इसके जो कंपटीशन में मेनली जो कंपैरिजन में आता है वो आता है ये L&T फाइनेंस, और दूसरा थोड़ा बहुत में आता है ये श्रीराम फाइनेंस। तो इनके साथ में अगर हम लोग मेनली देख लेते हैं तो दोनों की ग्रोथ ठीक है, ग्रोथ भी मेंटेन्ड है और बराबर सी है, ज़्यादा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब पीक हमें कितनी कमाई यहाँ पे देखने को मिल सकती है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो L&T फाइनेंस को जो मार्केट ने वैल्यू दे रखी है, सुंदरम फाइनेंस को जो मार्केट ने वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, सुंदरम फाइनेंस का 8,000 करोड़ का है, इसके डबल है। तो यहाँ पर कंपनी की जो 53,000 करोड़ की वैल्यू दे रखी है इसको, उसका है 16,000 करोड़। तो इसके हिसाब से जो SDB फाइनेंशियल है इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर इसका मार्जिन फाइनेंस ज़्यादा है तो लगभग जो है SDB फाइनेंशियल का 90,000 से मतलब 80-90,000 करोड़ के आसपास की वैल्यू निकल के आती है। अगर मार्जिन फाइनेंस ये सुंदर फाइनेंस ज़्यादा लेती है, कमा पा रही है, SDB फाइनेंशियल कम कमा पा रही है, तो उसका भी अगर हम लोग आउट कर दें तो 80-90,000 की वैल्यूएशन निकल के आनी चाहिए। L&T फाइनेंस की बात करते हैं तो इसका मार्जिन सेम सा ही है इसके बराबर, और इसकी जो वैल्यू मार्केट ने दे रखी है L&T फाइनेंस को वो 47,000 करोड़ की दे रखी है, राइट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसका जो कमाई है, नेट मार्जिन मतलब जो रेवेन्यू है वो भी ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट है वो भी ठीक है, तो यहाँ पर नेट रेवेन्यू ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक है। तो इसको कंपनी मार्केट ने वैल्यू दे रही है 50,000 करोड़ रुपए की, राइट। अब पॉइंट की बात यहाँ पर कहाँ पे आके अटकती है कि इसको मार्केट ने 50,000 करोड़ की वैल्यू देखी है, जबकि रेवेन्यू सेम से हैं, ऑपरेटिंग मार्जिन भी सेम, जो मार्जिन फाइनेंसिंग मार्जिन है वो भी सेम से ही है। तो मार्केट जो है इसको वैल्यू श्रीराम फाइनेंस के कंपैरिजन में देगा या फिर L&T फाइनेंस के कंपैरिजन में देने वाला है। तो यहाँ पर पॉइंट है कि जो मार्केट जो इसको IPOs को लेके आए हैं उन्होंने पूरा दिमाग लगा लो कि जो इसकी वैल्यू लगाई है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के जितने भी बड़े बड़े लीड मैनेजर्स हैं सब इस IPO को लेके आने में इन्होंने हेल्प की हुई है, राइट। तो सबका नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने जो वैल्यू लगाई है वो बराबर वहीं पर लगाई है जहाँ पर क्रीम थोड़ी बहुत भी छोड़ी नहीं है। बट स्टिल HDB फाइनेंशियल का जो IPO है वो काफ़ी अवेटेड IPO है, काफ़ी बड़ी बैंक का IPO है, तो इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी रहने वाली। तो अगर हम लोग देखते हैं L&T फाइनेंस के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इसकी जो ग्रोथ रहने वाली है वो ज़्यादा बेटर रहने वाली है। तो आने वाले टाइम के अंदर हाँ, इनके मार्जिन्स जो हैं वो इसी लेवल के आसपास में रहने वाले हैं, बिकॉज बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आने वाला है इनका, तो ये मार्जिन्स कम ही रखने वाले हैं, ताकि NBFC जैसे बजाज फाइनेंस वगैरह जो है उनके पास में जो कस्टमर जाता है वो उनके मार्जिन्स हमेशा ज़्यादा ही रहेंगे इन कंपनियों के मुकाबले। सो यहाँ पे मार्जिन का मेन गेम है, तो इनके मार्जिन कम रहेंगे बट ग्रोथ अच्छी रहने की उम्मीदें हैं फ्यूचर के अंदर में। तो यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है वो 60,000 करोड़ रुपए के आसपास में लगाई गई है, तो यहाँ पर क्रीम हमारे लिए छोड़ी नहीं है। तो अगर IPO लिस्टिंग गेन अगर हमें देखना है तो लगभग एक पुश मिल सकता है, इनिशियल पुश जो कि 10-20% तक का हमें देखने को मिल सकता है बेस्ड ऑन द कंपैरिजन। बाकी अगर वैल्यू वाइज देखा जाए कि क्रीम छोड़ी है तो क्रीम तो यहाँ पर कुछ खास छोड़ी नहीं है। हाँ, मार्जिन अगर बढ़ रहे होते तो हम लोग मान के चल सकते थे कि हाँ आने वाले टाइम के अंदर मार्जिन ग्रोथ में है, रेवेन्यू ग्रोथ में है, सब कुछ ग्रोथ में है। सो हम सिर्फ ग्रोथ के बेसिस पे देख रहे हैं, ग्रोथ अच्छी है और अच्छी मिल सकती है, फ्यूचर फोकस अच्छा देखने को मिल सकता है, बिकॉज HDFC बैंक इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। तो इनको के लिए कस्टमर आना और ढूंढना आसान है, तो इनके लोन बंटना भी आसान है इनके लिए। तो उस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से इनका जो है 10-20% तक का लिस्टिंग गेन अपने को देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से इस पर GMP प्राइस जो चल रहा है वो भी ठीक ठाक ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर अगर किसी भाई को 10-15-20% जो कि हम कंपैरिजन बेसिस पे देख रहे हैं, बाकी पता नहीं है मार्केट अगर वापस नेगेटिव हो जाए स्टॉक मार्केट तो इसकी भी बैंड बच सकती है, बट अगर मार्केट अच्छा रहा तो हम इतनी उम्मीद करके चल सकते हैं, राइट। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी अगर लॉन्ग टर्म का व्यू लिया जाए तो फिर तो जब पूरा मार्केट ही उठेगा तो ये कंपनी भी उठेगी, सीधी सी बात है। दैट्स ऑल
फाइनली सी यू टुमारो।